वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन बैक टू बेसिक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स वी यूज़, कौन कौन से डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स पूरे ब्लड में रहते हैं। तो ब्लड में अगर होल ब्लड हम देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स: प्लाज्मा, बफीकोट एंड इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी जो 41 से लेके 45% तक रहते हैं। बफीकोट में प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स आते हैं जो कि 1% से लेके 4% तक रहते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसीज। और 55% प्लाज्मा रहता है जिसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जैसे कि वाटर रहता है, एल्ब्यूमिन रहता है, एंटीबॉडीज़ रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स रहते हैं और गैसेज रहते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे देखा कि होल ब्लड मतलब पूरा ब्लड जिसमें कि प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी है और आरबीसीज है, ये सब हम कब देते हैं। तो मोस्टली हम ये नहीं देते हैं। मैं हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर देखता हूँ कि होल ब्लड बहुत कम बार यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो दूसरा चीज़ कि इसमें जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा रहता नहीं। दूसरा कि डब्ल्यूबीसीज जो रहते हैं उसकी वजह से कभी कभी फेब्राइल रिएक्शंस आने के चांसेस रहते हैं। और एफएफपी और इरिथ्रोसाइट, जब आरबीसीज और एफएफपी मतलब पीसीवी और एफएफपी जब देना रहता है तो वो सिंगल मिलते हैं, तो होल ब्लड देने की ज़रूरत नहीं रहती है, कॉस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यूजुअली हम इसे देते नहीं हैं। इसमें डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि हमने देखा कि प्लाज्मा और वो सब रहता है। कब दे सकते हैं? तो जब पीसीवी अवेलेबल ना हो, या फिर पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो और बीपी बहुत ज़्यादा कम हो, उसमें दे सकते हैं। या फिर हीमोडायलिसिस के वक्त मोस्टली हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है, जैसे कि मैंने बोला हीमोडायलिसिस के वक्त दे सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन फ्रिज में से निकालने के बाद, इशू करने के बाद 30 मिनट्स के भीतर देना चाहिए। बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो दे रहे हैं वो 4 घंटे तक चलना चाहिए। वॉल्यूम ओवरलोड क्रोनिक एनेमिक पेशेंट में जिनमें एचबी बहुत दिनों से कम है, उनमें हमें देते वक्त धीरे देना है और हमेशा याद रखनी इनटेक आउटपुट चार्ट पे ध्यान रखना है। और कार्डियक फेलियर है, जिनका ईएफ कम है, जिनके हार्ट के पंपिंग की कैपेसिटी कम है, उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि धीरे धीरे देना चाहिए और फ्लूइड ओवरलोड ना हो, उसके ध्यान रखना। इसमें हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। होल ब्लड एबीओ और आरएचडी कंपेटिबल होना चाहिए, उसमें कोई भी मेडिकेशन ऐड नहीं करना है और 4 घंटे के भीतर देना है। तो ये हुआ होल ब्लड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ की पीसीवी। पीसीवी जो है, जो मोस्टली यूज़ होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पीसीवी रहता है। ये 41% से लेके 45% तक हमारे होल ब्लड का कंपोनेंट रहता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है कि O2 कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, उसमें O2 ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है और पेशेंट का परफ्यूजन मतलब हर एक सेल तक ब्लड पहुँचना चाहिए, O2 पहुँचना चाहिए। ये उसका मेन इंडिकेशन है। कोई भी एक पीसीवी 1 से लेके 2 ग्राम तक एचबी बढ़ा 2 ग्राम % तक एचबी बढ़ा सकता है। प्री ऑपरेटिव या फिर पोस्ट ऑपरेटिव में हम दे सकते हैं। एक्यूट ब्लड लॉस में जो हमने देखा, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, आफ्टर सर्जरी, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी हम दे सकते हैं। और स्लोली स्टार्ट करना है, हमें पता है 100 ml तक हमें स्लो देना है, क्योंकि उसमें रिएक्शंस आ सकते हैं। 15-20 मिनट स्लो देना है। ऑलवेज मॉनिटर कैल्शियम, जो कि हमने मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन पार्ट 2 वीडियो में देखा कि कैल्शियम कम हो सकता है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा पीसीवी दी है, 4-5 पीसीवी दी है, तो हमें उसमें एफएफई देने की ज़रूरत पड़ सकती है। रेफ्रिजरेटर में निकालने के बाद, इशू करने के बाद 30 मिनट से भीतर दे देना है। मोस्टली एबीओ एंड आरएचडी दोनों कंपेटिबल होना चाहिए। मेडिकेशन इसमें ऐड नहीं करना है और ट्रांसफ्यूजन 4 घंटे तक चलना चाहिए। तो ये हमने देखा पीसीवी में और 2 टाइप आते हैं, एक रेड सेल सस्पेंशन और दूसरा ल्यूकोसाइट डिप्लेटेड रेड सेल। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी हमें पता है। कोई भी हम पीसीवी ले तो उसमें थोड़े ना थोड़ा प्लाज्मा रहता ही है और थोड़ा ना थोड़ा डब्ल्यूबीसीज और बफीकोट रहता ही है। तो अगर हम मिनिमल प्लाज्मा उसमें हमें खुद से ऐड करें तो उसको रेड सेल सस्पेंशन बोलते हैं। उसमें नॉर्मल सलाइन, ग्लूकोज और मैनिटोल सॉल्यूशंस हैज़ बीन उसमें ऐड करते हैं, तो उसको रेड सेल सस्पेंशन बोलते हैं। और ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी रिमूवल, पीसीवी में डब्ल्यूबीसी फिल्टर किया जाता है, वो साइटोमेगालो वायरस की रिएक्शन ट्रांसमिशन होने का चांसेस कम हो जाता है। और जो पेशेंट में पीछे 2-3 बार फेब्राइल रिएक्शन इमीडिएट बट जिसमें हम ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस अगर आ गए हो, तो उसमें हम स्पेशली ल्यूकोसाइड डब्ल्यूबीसी फिल्टर पीसीवी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें भी
हमें फ़िल्टर भी WBC फ़िल्टर करने वाला ही हमें फ़िल्टर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करना है। और इसमें सभी PCB जो है वो WBC फ़िल्टर्ड ही होने चाहिए। एक भी अगर WBC वाला हो तो उससे फिर जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि FFP हमें पता है 55% ब्लड का कंपोनेंट है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है, मोस्टली हम देते हैं। इसी में ही RBCs हैंग हुए रहते हैं। इसमें वाटर रहता है, प्रोटीन रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, एंटीबॉडीज़ रहते हैं, ग्लूकोज रहते हैं और हार्मोन्स रहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, एंटीबॉडीज़ रहते हैं और हार्मोन्स रहते हैं। मैंने जैसे बोला ऑटो इम्यून डिसीज़ में हमें प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं हम, जिसमें डायलिसिस करते हैं प्लाज्मा का, जिसमें हम FFP रिप्लेस करते हैं पेशेंट के FFP से। तो इसके वजह से, क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में रहते हैं और प्रोटीन कम होने के बाद FFP दे सकते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर इसमें रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है हीमोस्टेसिस मतलब ब्लीडिंग डिसीज़ हो जिसमें ब्लड बाहर जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसमें हीमोस्टेसिस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हीमोस्टेसिस में दो मैकेनिज्म रहते हैं, एक टेम्पररी हीमोस्टेसिस और दूसरा डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस। तो टेम्पररी हीमोस्टेसिस में मोस्टली प्लेटलेट्स ज़्यादा रोल होता है और डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस में मोस्टली क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल ज़्यादा रहता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में रहते हैं। हीमोस्टेसिस अगर समझता नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट 2-3 दिन में कोएगुलेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमको क्लॉटिंग फैक्टर सब समझ में आ जाएंगे। तो मोस्टली इसका रूल FFP किसमें रहता है, हीमोस्टेसिस में रहता है। तो मल्टीपल कोएगुलर फैक्टर डिफिशियंसी डिसीजेज हो, जैसे कि लीवर डिसीज़ में, क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर लीवर से बनते हैं, तो लीवर डिसीजेज हो या फिर वारफारिन दैट इज़ एंटीकोएगुलेंट, या फिर कोई भी एंटीकोएगुलेंट का ओवरडोज हुआ हो, या फिर लार्ज PCV ट्रांसफ्यूजन के बाद हमें PCV देना पड़ता है। कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जैसे कि DIC, TTP, ये थोड़े हायर लेवल के डिसीजेस हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को और जूनियर स्टूडेंट्स को नहीं समझेंगे। आपको अगर ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो आप आपका हायर स्टडी कर सकते हैं या फिर मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी ABO कंपेटिबल होना चाहिए, RH कंपेटिबल रहा तो अच्छा ही है, इसमें इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। पर RH कंपेटिबल और ABO कंपेटिबल हो तो हीमोलाइसिस की रिस्क कम हो जाएगी। 3 से इशू करने के बाद 3 से 4 घंटे में देना है और एक FFP 1.5% से लेके 5% तक अपना INR बढ़ सकता है। मोस्टली हमें PT-INR हम देखते हैं। PT-INR इज यूज फॉर द डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस दैट इज कोएगुलेटिंग फैक्टर के लिए, और ब्लीडिंग टाइम हम देखते हैं दैट इज टेम्पररी दैट इज प्लेटलेट्स के फंक्शन के लिए। तो PT-INR 1.5 से लेके 5% तक बढ़ा सकते हैं। तो अभी नाउ प्लेटलेट्स, जैसे मैंने बोला कि हीमोस्टेसिस में डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस और टेम्पररी हीमोस्टेसिस में मोस्टली प्लेटलेट्स का रोल ज़्यादा रहता है। तो प्लेटलेट्स कब हम चढ़ाते हैं, प्लेटलेट्स और WBC मिलके 4% हमारे ब्लड का कंपोनेंट रहता है, 1 से लेके 4% तक। प्लेटलेट्स में 2 टाइप्स रहते हैं, RDP एंड SDP। SDP महंगे रहते हैं, RDP सस्ते रहते हैं। SDPs आर द कॉस्टलियर वन, RDPs आर द चीपर वन। प्लेटलेट्स 50,000 से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये ज़्यादा स्टोर नहीं करके रखना है, या फिर स्टोर करना है तो प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करना है, सो दैट द प्लेटलेट फंक्शन रिमेन्स नॉर्मल। देन द ब्लीडिंग डिसीजेज में हम देते हैं, प्लेटलेट्स कम होने के बाद हम देते हैं, या फिर प्लेटलेट फंक्शन अच्छे से नहीं होता हो, BT बढ़ गया हो, ब्लीडिंग टाइम दैट इज BT दैट इज ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया हो, तो हम देते हैं। थर्ड थिंग की बोन मैरो फेलियर, बोन मैरो हमें पता है फैक्ट्री है जिसमें सब ब्लड कंपोनेंट्स बनते हैं, वो ही अगर फेलियर हो गया हो तो प्लेटलेट्स बनने कम हो जाते हैं और उसमें हमें प्लेटलेट्स देना पड़ता है। मोस्टली स्टेबल पेशेंट हो और ब्लीडिंग हमें दिखाई नहीं देती हो और BP उसका मेंटेन हो तो 10,000 से नीचे हम प्लेटलेट्स चढ़ा सकते हैं। अगर सर्जरी इंडिकेटेड है, हमें पेशेंट को सर्जरी करनी है और उसके प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो तो हम उसको प्लेटलेट्स दे सकते हैं। और सेंट्रल लाइन या फिर ट्रकियोस्टोमी जैसी प्रोसीजर हमें करनी है और प्लेटलेट्स 20,000 से कम है तो हम उसको प्लेटलेट्स चढ़ा सकते हैं। अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स 50,000 से ऊपर है और हम उसको सर्जरी के लिए प्रोफाइलैक्टिक प्लेटलेट्स देना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द इंडिकेशन। बट हम हमेशा देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में सर्जरी इंडिकेटेड है, प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे है तो दे देते हैं, बट इट इज़ नॉट इंडिकेटेड। किस में नहीं देना है तो IATP दैट इज इडियोपैथिक ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या फिर TTP दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या फिर अनट्रीटेड डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन दैट इज DIC जो कि अनट्रीटेड है,
या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एसोसिएटेड विद सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया में हमेशा DIC होता ही है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, जिसमें सेप्टिसेमिया में क्या होता है, पेशेंट के बॉडी को समझता नहीं है ब्लीडिंग रोकूं कि ब्लीडिंग करूं, और फिर कुछ प्लेटलेट्स ब्लीडिंग करते हैं, कुछ प्लेटलेट्स क्लॉट्स करते हैं। बट DIC में क्या होता है कि क्लॉट्स की वजह से पेशेंट को CVA हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है और डेथ उससे हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन सकता है। बट दीज आर द वेरी हायर लेवल डिसीजेस। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और जूनियर डॉक्टर्स के लिए पहले इसकी पढ़ाई मत करो, पहले बेसिक्स पढ़ो और फिर आपके पास टाइम हुआ तो फिर ये डिसीजेस की पढ़ाई करो। इशू करने के बाद 4 घंटे के बीच में देना चाहिए। इशू करने के बाद वापस फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। चालू करने के बाद 30 मिनट्स के भीतर ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो प्लेटलेट्स क्लॉट हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। ABO कंपेटिबल होना चाहिए, और इसमें RH कंपेटिबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर पेशेंट चाइल्ड बियरिंग एज और फीमेल की हो तो मोस्टली चाइल्ड बियरिंग एज में हमें RH पॉजिटिव पेशेंट्स के आदमी के प्लेटलेट्स RH निगेटिव चाइल्ड बियरिंग एज फीमेल में नहीं देना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज की क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट इज द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। इसमें कोएगुलेशन फैक्टर रहते हैं, जैसे मैंने बोला कोएगुलेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें फैक्टर 8, फैक्टर 13, 1 मिलीग्राम फैक्टर और फाइब्रोनोनेक्टिन रहता है और फाइब्रिनोजन रहता है। दीज आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेटिव कोएगुलेशन, डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस। तो DIC में हम देते हैं फाइब्रिनोजन लेवल्स बढ़ाने के लिए देते हैं। ये ABO कंपेटिबल होना चाहिए मोस्टली, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं हुआ तो भी चलेगा। और आफ्टर इशू करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल देना चाहिए, मोस्टली ब्लीडिंग डिसीज में से मिलते हैं। नाउ व्हाट इज एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन इट इज़ ए प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये क्या करता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ाता है। ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का बाहर का फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर खींच के निकलता है, तो एल्ब्यूमिन उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके प्रिपरेशन 3-4 टाइप के मिलते हैं, 5% एल्ब्यूमिन, 20%, 25%। यूजुअली 5% डाइल्यूटेड रहता है, 25% कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। कब यूज़ करना चाहिए? डायूरेटिक रेजिस्टेंट जो स्वेलिंग रहती है पूरे बॉडी पे, एडेमा रहता है, या फिर प्रोटीन कम होने की वजह से जो एडेमा रहता है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम और असाइटिस, ऐसे कंडीशन में हमें एल्ब्यूमिन यूज़ करना चाहिए। डायूरेटिक मतलब क्या कि जिसमें यूरिन बढ़ता है, यूरिन बढ़ाने की औषध देने के बाद भी पेशेंट की स्वेलिंग कम नहीं हो रही तो हमें एल्ब्यूमिन देना है। 5% एल्ब्यूमिन करंटली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो पेशेंट का BP कम हो, या फिर पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिया हो, या फिर पेशेंट बर्न का हो जिसमें फ्लूइड लॉस हुआ हो, ऐसे कंडीशन में हम मोस्टली 5% एल्ब्यूमिन यूज़ करते हैं। बट स्टडी बोलता है कि उसके कुछ ज़्यादा सुपेरियर इफेक्ट्स नहीं है IV फ्लूइड से, और IV फ्लूइड ज़्यादा चीपर भी है, एल्ब्यूमिन ज़्यादा कॉस्टलियर भी है। तो मोस्टली जहाँ पे भी पॉसिबल हो क्रिस्टलाइड IV फ्लूइड ही यूज़ करो। क्रिस्टलाइड IV फ्लूइड क्या है, कोलाइड IV फ्लूइड क्या है? एल्ब्यूमिन कोलाइड IV फ्लूइड में आता है। तो कोलाइड IV फ्लूइड क्या है, क्रिस्टलाइड IV फ्लूइड क्या है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या फिर जब भी मैं कोई भी IV फ्लूइड्स पे वीडियो बनाऊंगा उसमें देखेंगे। IV न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन्स कम है, और या फिर ऐसे ही हमें प्रोटीन चाहिए बॉडी में, इसके लिए यूज़ नहीं करना है इसे। कंपेटिबिलिटी यूज रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं, और फिल्टर भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड व्हाट इज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स, कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल। इफ़ एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी, एंड अगर आपको PPT भी चाहिए होगी तो आप मुझसे मांग सकते हैं। थैंक यू।